ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो देखें, द अर्थ क्लाइमेट हैज फ्लक्चुएटेड थ्रू आउट हिस्ट्री विद पीरियड्स ऑफ द ग्लेशिएशन एंड वार्मिंग। जब मैं तुम्हें आइस एज पढ़ा रहा था, लैंडफॉर्म्स कॉज्ड बाय द ग्लेशिएशंस पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कई बार जो है ग्लेशियर आ चुका है, ग्लेशियल पीरियड आ चुका है, उसके बाद फिर ग्लेशियल पीरियड खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो जब ग्लेशियल एज आती है तो समझ में आ गया, तो क्या होता है, अर्थ का मैक्सिमम पार्ट बर्फ से ढका रहता है। फिर क्या होता है, ग्लेशियर रिट्रीट होते हैं टुवर्ड्स द पोल्स। समझ आ गया? और ये आता रहता है। तो हम देखते हैं कि जब ग्लेशियर अर्थ में काफ़ी बड़े पोर्शन पे हैं तो उसका मतलब अर्थ ठंडी हो रही होगी, और जब वो पिघल रहे हैं तो उसका मतलब अर्थ वार्म होनी शुरू हुई। ठीक है ना? तो हम देखेंगे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव। जरूरी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है इंसानों की वजह से ही आए। हाँ, इंसान भी एक फैक्टर है। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है, मोस्टली ह्यूमन ड्रिवन है, इंसानों की वजह से। लेकिन जो है आइस एज आ रही जा रही, उस समय कोई ना इंडस्ट्रीज थी, ना ही कोई कार्बन एमिशन था, बट हम देखते हैं नेचुरल प्रोसेस से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा था। मेरी बात में समझ आ गई? तो जलवायु परिवर्तन जो है प्राकृतिक भी होता है और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड भी होता है। हाँ, आज की हम बात करेंगे तो क्या होगा, इंसानों की वजह से है, लेकिन जो है इससे पहले नेचुरल था। मेरी बात में आ गई? यही चीज। द 20th century saw extreme weather events including the warmest temperatures in the 1990s, severe droughts like Sahel, and floods. Climate change has impacted civilization like the हड़प्पन civilization. ऑब्वियसली बात है, और हड़प्पा हम देखेंगे, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस समय तो कोई ऐसे कोई कार्बन एमिशन था नहीं, बट फिर भी हम देखते हैं कि उसने हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्रभावित किया था। तो अर्थ में ये वार्मिंग होती रहती है, फिर अर्थ ठंडी होती रहती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है ना? ये तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अच्छा, वेर इज साहेल? साहेल किधर हुआ? अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका। समझ आ गई? सहारा डेजर्ट, उसको बोलते हैं हम साहेल। इज इट क्लियर? तो समझ आ रहा है? ठीक है। तो हिंदी में, इतिहास में पृथ्वी की जलवायु में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, जिसमें बर्फ जमने और गर्मी बढ़ने के दौर शामिल हैं। 20वीं सदी में मौसम की चरम घटनाएं देखी गई, जिसमें 1990 के दशक में सबसे ज़्यादा तापमान साहिल जैसे इलाकों में भयंकर सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं शामिल थी। जलवायु परिवर्तन ने हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यताओं को भी प्रभावित किया है। अब हम यहाँ देखेंगे रीजन क्या है, ये तुम्हारे प्री में पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स, खगोलीय कारण, वेरिएशंस इन द अर्थ्स ऑर्बिट, एक्सियल टिल्ट एंड सनस्पॉट एक्टिविटीज। ठीक है ना, दैट इज मिलानकोविच साइकिल बोलते हैं। अफेक्ट द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ। अब यहाँ देखें पहले से, देखिए नाउ, सपोज करो ये अर्थ, सपोज ये सन है। ठीक है, दिस इज सन। ओके, और ये जो है हमारी अर्थ जो है, दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, कर रही है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है कि यहां पर इसकी जो पाथ है, समझा गया, ये जो मोशन कर रहा है वो फिक्स नहीं रहता। नेचुरल बता रहा हूं तो मैं, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज। ठीक है ना? कभी कभार हम देखते हैं कि सन जो है, ठीक है, अर्थ जो है सन के बहुत ही पास हो जाती है। मेरी बात तुमको समझा गई? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है।
अच्छा, इस तरह का मोशन जो है हम क्या बोलते हैं, मतलब इसका इस तरह का क्या बोलेंगे हम फिगर, एलिप्टिकल फिगर। क्या बोलेंगे? एलिप्टिकल फिगर है कि नहीं है? ठीक है, ये एलिप्स है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस तरह से एलिप्स है हमारी। जोहान्स केपलर ने प्लानिटरी लॉज दिए थे, ठीक है ना, मोशन में, मतलब किस तरह से प्लैनेट जो है सन के चारों चक्कर काटते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। उसका पहला ये नियम था कि प्लैनेट जो है एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। कभी कभार जो बहुत पास जाते हैं, कभी कभार वो बहुत दूर चले जाते हैं। मेरी बात समझ गई? अगर जो है प्लैनेट बहुत दूर है और अगर यहां पर कभी कभार बहुत पास है, तो बहुत पास वाले को क्या बोलेंगे हम? पेरीहीलियन। बिल्कुल सही। इस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरीहीलियन और इसको हम बोलेंगे एपहीलियन। एपहीलियन, ठीक है। हीलियन कम्स फ्रॉम द वर्ड हीलियोस। हीलियोस का मतलब है सन, समझ आ गया? पेरी मतलब पास, ठीक है ना, तो मतलब जब सन बहुत पास आ जाता है। आप हीलियन, सन जब दूर चला जाता है, तो ये कंडीशन। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? लेकिन ध्यान देना है, ये चीजें, ये जो है एलिप्टिकल जो मोशन है, ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है, अब मान लेते हैं सन, कभी कभार क्या होता है कि एलिप्स जो है काफी छोटा हो जाता है। मेरी बात समझ में गई? फिर कभी कभार वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर जो है ये पाथ ऐसे ज्यादा इलांगुएट हो गई, तो क्या हो जाएगा, सन की रेडिएशन जो है अर्थ पे कम पहुंचेगी। जब कम पहुंचेगी तो ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, ठंडा पड़ेगा। और जब हम देखेंगे कि इसकी जो है ये क्या होगा, बहुत पास आ जाएगा। और कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि इसकी जो ऑर्बिट है नियरली सर्कुलर हो जाती है। तो ऐसे में हम देखेंगे सब जगह बराबर बराबर क्या हो रहा है, सन की रेडिएशन पड़ रही है। तो ऐसे में हम देखते हैं गर्मी देखी जाएगी। मेरी बात तुम समझ आ गई? अब तुम पूछोगे कि सर जो है ये इस तरह से चेंज क्यों हो रही है इनकी ऑर्बिट? क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम में अकेला नहीं है, इसमें और भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। मेरी बात समझ गई? हर प्लैनेट्स की अपनी ऑर्बिट है। तो क्या होता है कि जितने प्लैनेट्स हैं वो अर्थ पे जो है अपनी ग्रेविटी डालेंगे, और इस तरह से अर्थ भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगा डालेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरह से जो है, मतलब प्लैनेट्स की मोशन के हिसाब से जो है अर्थ भी अपने को क्या करती है, शिफ्ट करती रहती है, डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्शन ऑफ द प्लैनेट्स। मेरी बात समझ गई? कभी तो जो ऐसे करके प्लैनेट्स आ रहे हैं इस तरह से, तो अलग अलग प्लैनेट जो हैं अलग अलग इफेक्ट डालेंगे। समझ आ गया? जितना बड़ा प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल जुपिटर है, अब जुपिटर जो है हमसे ज्यादा दूर नहीं है। समझ आ गया? अर्थ के बाद क्या है, मार्स, फिर जुपिटर, और वो सबसे बड़ा प्लैनेट। अब क्या होगा, उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो डिपेंड करेगा कि जुपिटर की पोजीशन इस समय कहां पर है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो ऐसे में हम देखते हैं ये जो नेट इफेक्ट होता है वो जो है किसी प्लैनेट का पाथ डिसाइड करता है। हाँ, रोटेशन हम ये तो नहीं बोलेंगे कि रोटेशन का टाइम फ्लक्चुएट नहीं होता है, रोटेशन का टाइम भी फ्लक्चुएट होता है। अर्थ की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि अर्थ का रोटेशन टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, पहले अगर हम देखेंगे अर्थ की हिस्ट्री में रोटेशन का टाइम बहुत ही कम था। इज इट क्लियर? मतलब बहुत, मतलब सॉरी, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, ज्यादा था। मतलब अर्थ जो है अपना एक्सिस पे बहुत जल्दी घूमती थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो कम हो रहा है, हम देख रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है रोटेशन पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, रादर देन द इलेप्टिकल पाथ। मतलब फर्क पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर, अभी तो हम यहाँ पर पहली थ्योरी देख रहे हैं। मेरी बात मुझे समझ आ गई? तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं वो अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोलर रेडिएशन कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है। अगर ज्यादा इलोंगेटेड पाथ होगी, सोलर रेडिएशन घट जाएगी, और हम देखेंगे आइस एज आएगी ही आएगी। और अर्थ का जो है मेन फेट जो है, उसका भाग्य आइस एज ही है। समझा कि अर्थ में मैक्सिमम टाइम बर्फ ही रहती है, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उससे उसमें बर्फ पिघल जाती है। अब आज से हम देखेंगे लास्ट आइस एज जो आई थी, आज से कम
15-20 हज़ार साल पहले आई थी और धीरे धीरे करते करते टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो बहुत ड्रास्टिक आया है। अब उसी बात है, कार्बन एमिशन के कारण ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन हम देखेंगे ऑल राउंड क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन हम देखते हैं फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आइस एज आएगी अपने टाइम पर। आइस एज का जो है ड्यूरेशन तुम्हारा कम से कम 3 से 4 लाख या 5 लाख साल रहता है अर्थ पे। कुछ हज़ारों सालों पे जो है इंटरग्लेशियल फेज आता है, इसमें बर्फ पिघल जाती है और हम उस समय वहीं पर हैं। मेरी बात समझ गई? जब वार्म हो रखा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ेगी, बर्फ पिघलेगी तो खेती होगी, ऑब्वियस सी बात है। और अर्थ में क्या है, तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। पेलियोलिथिक का ड्यूरेशन जो है तुम्हारा 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक था। इतना ज़्यादा क्यों था? क्योंकि आइस एज अभी तो जारी है। तभी तो हम देखेंगे कि क्या होगा कि फिर जब मेसोलिथिक आएगा, इंसान जो है फिर जानवर पालेगा और उसके उसके बाद ध्यान देना क्या, गर्मी बढ़ती जाएगी और ह्यूमन का डेवलपमेंट जल्दी बढ़ता चला जाएगा। 5 लाख बिफोर, अगर हम इंडिया की बात करें, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पेलियोलिथिक एज है। समझा कि इंसान जो है हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे जो है उसने जानवर पालने शुरू कर दिए। उसके बाद गर्मी और बढ़ती जा रही है तो हम देखेंगे डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है, फिर न्यूलिथिक एज आएगी और उसके बाद हम देखेंगे जो है और गर्मी बढ़ गई, फिर तुरंत वो मेटल और उसके बाद तुरंत वो एलॉय, करते 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 कितना फास्ट हो रहा है। पहले बहुत धीरे था, क्यों हो रहा है ऐसा? ये सब का सब आइस एज पर डिपेंड है। जब मैक्सिमम पार्ट जो है क्या होगा, बर्फ से ढका रहेगा, तो क्या खेती करोगे तुम? खेती क्या, जानवर कैसे चरेंगे? मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो जानवर चरेंगे, ठीक है ना, तो इंसान उसको मारेगा फिर खाएगा। समझ आ गया? पेस्टोरलिज्म, ये चीज है। इस समय हम लोग इंटरग्लेशियल फेज में है। मेरी तुमको बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है। तो बेसिकली जो है इसका पाथ जो है सोलर रेडिएशन डिसाइड करता है। मेरी बात समझ आ गई? पहला रीजन। दूसरा रीजन, ठीक है, इसी में ही, जैसे मान लेते हैं कि अर्थ है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, क्या है, टिल्टेड है कि नहीं तुमको? तो हम देखेंगे ये कितना टिल्ट है, यहाँ से 23.5 डिग्री, ओके, 23.5 डिग्री टिल्टेशन है। ठीक, अब क्या होता है कि तुम देखना, कभी तुम एक लट्टू घुमाओ इस तरह से, समझा आ गया? वो घूमेगा, ठीक, ऐसे से घूमेगा। जब उसकी स्पीड कम होने लगेगी ना तो वो लट्टू ऐसे से होता है, कट 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 कट। इसको बोलते हैं वॉबलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉबलिंग। इज इट क्लियर? तो लट्टू वॉबल करता है। अब ध्यान देना, ठीक है, स्पीड कम हो रही है तो क्या हो रहा है कि अर्थ की जब रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा थी तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है तो क्या होता है कि अर्थ जो है, दिस इज एक्सिस, अब क्या होगा, अर्थ की एक्सिस जो है वॉबल करेगी। ऐसा होता नहीं होता है? तो हमारी ध्यान देना, जो इस समय जो एक्सिस है ये यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन क्या होगा, ये वॉबल करेगी और ये ऐसे करके जो है तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ लेगी। मेरी बात समझ गई? अभी अर्थ की एक्सिस यहाँ, फिर ऐसे में ऐसे में ऐसे में करके, इज इट क्लियर? ऐसे में अभी यहाँ पर है, ठीक है, फिर वो यूं आएगी। मेरी बात समझ गई? ऐसे में आ रही है, ऐसे करते करते। तो हम देखेंगे इस वॉबलिंग इफेक्ट से अर्थ में चेंज नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि अर्थ में सीजन्स कैसे आते हैं, टिल्टेशन की वजह से आते हैं, ऑन इट्स एक्सिस पे आते कि नहीं आते? समझ आ गया? तो अगर हम देखते हैं कि ये टिल्टेशन ऐसे रहा तुम्हारा, ऐसे हुआ, तो क्या अर्थ में चेंज नहीं होगा? चेंज होगा। इज इट क्लियर? तो क्लाइमेट चेंज होगा। मेरी बात को समझ में आ गई? जैसे कि अभी हमारी जो अर्थ की एक्सिस है, सपोज, क्या तुम लोगों को बात समझ आ रही? ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, ये, सो दिस इज योर नॉर्थ पोल, ओके, दिस इज योर नॉर्थ पोल। अब इस नॉर्थ पोल के जो है ठीक तुम ऊपर देखोगे तो तुम्हें जो है जो तारा दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे पोल स्टार। क्या बोलेंगे? पोल स्टार, क्योंकि वो नॉर्थ पोल में है। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा। समझ में आ गया? तो अभी बोलते हैं इसको ध्रुव तारा। इसका मतलब जहां पर हमारा जो है नॉर्थ पोल रहेगा उसका ठीक ऊपर देखेंगे। अगर यहाँ पर अगर सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और मैं यहाँ से ठीक ऊपर देख रहा हूँ, 90 डिग्री पे देख रहा हूँ, तो जो मुझे तारा दिखाई देगा वो पोल स्टार, ध्रुव तारा। लेकिन जो अभी हमारा पोल स्टार है वो, उसका नाम है पोलारिस। उसका नाम क्या है?
पोलरिस। ध्रुव तारा कोई भी हो सकता है, जहां पर हमारा जो है नॉर्थ पोल पॉइंट आउट हो रहा है इन द स्पेस। लेकिन अब ध्यान देना, अब ये हम पोलरिस पे हैं, ठीक है। अब ये वॉबल करेगा, वॉबल करेगा, तो ध्यान देना वॉबलिंग से अब तो हम इधर आ गए एक्सिस, तो अब हमारा नॉर्थ पोल क्या है, इस तारे की ओर इंडिकेट करेगा, तो तारा बदल जाएगा, तारा बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, ऑब्वियसली बात। अब हम घूम करके ऐसे करते 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 फिर यहां पर आ जाएगा वो। अब हम देखेंगे इस तरह से जो है यहां पर, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां पर ऐसे करके ये अपोजिट एंड में जब ये आता है, तो अब हमारा ये हो जाता है पोलारिस जो तारा है पोल स्टार, वो हो जाता है वीगा। वीगा हमारा पोल स्टार बन जाएगा। मेरी बात समझ गई? तो ऐसे करके हमने कैसे पता लगाया, ऐसे पता लगाते हैं। मेरी बात समझ गई? इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी हमारा ध्रुव तारा कहाँ है, अभी पोलरिस पर है, नाम है तारे का, समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या होगा कि तारों, ये तारे हैं ये भी बदलेंगे, समझ आ गया? क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि अर्थ वॉबल कर रहा है। मेरी बात समझ गई? तो अर्थ की वॉबलिंग की वजह से भी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज आता है। अब समझ में आ रहा है? तो एक तो जो है ऐसा कैसा है, एक तो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, इलेप्टिकल हो रही है, फिर कभी सर्कुलर हो रही है, और फिर क्या हो रहा है, अर्थ की एक्सिस भी ये वॉबल कर रही है। मेरी बात समझ गई? ठीक है। तो जिससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज आएगा। और ये सारा जो है हमारा बताता है मिलानकोविच साइकिल, समझ आ गया? ठीक है। मिलानकोविच साइकिल में क्या होता है, हजारों सालों बाद जो है वो फिर से अपने को चेंज करता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। बेसिकली क्या है कि 26,000 साल बाद जो है ये वापस, मतलब अगर अभी यहाँ पर है फिर ऐसे में वापस आ जाएगा यहाँ पर 26,000 साल, ऐसा कुछ। मेरी बात समझ गई? ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो है 13,000 साल बाद हमारा ध्रुव तारा कुछ और हो जाएगा, फिर यहाँ पर होगा तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे करते करते चेंज होता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है। तो मिलानकोविच साइकिल में जो क्या बताया कि साइकिल चक्र है एक। मेरी बात समझ गई? अर्थ जो है हाईली इलेप्टिकल हो रही है, फिर वो चेंज होगी करते करते, फिर सर्कुलर हो जाएगी, ऐसे करते करते, तो अपना एक ड्यूरेशन है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। सिमिलरली अर्थ की वॉबलिंग भी एक फैक्टर है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। ये चीज है, तो ध्यान देना, स्थायी कुछ भी नहीं है, परमानेंट बुद्धिज्म की थ्योरी है, समझ में आ गया? कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती रहती है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अच्छा, हाँ, कहाँ पर थे हम भाई? इसी पे थे ना? ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो भाई। हाँ, तो पहली बात हमने क्या देखा, वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट, है ना? पता चलेगा तुम्हें? इन द अर्थ ऑर्बिट एक्सियल टिल्ट बताया था ना, वॉबलिंग। ठीक है, यहां पर इसको लिख दो, वॉबलिंग, अर्थ वॉबल करती है। एंड सनस्पॉट एक्टिविटीज, ठीक है, सनस्पॉट एक्टिविटीज। अब क्या होता है कि सन में जो है कुछ धब्बे होते हैं, डार्क स्पॉट्स हैं। हालांकि वो डार्क स्पॉट्स इतने डार्क, मतलब उसके हिसाब से डार्क है, लेकिन जो है वो इतने हैं, इतनी लाइट है कि अगर तुम जो है पूर्णमासी की रात को जो तुम चांद देख रहे हो ना, फुल मून, उसकी जितनी लाइट है वो उसके स्पॉट है, काला धब्बे हैं सन पे। समझ आ गया? तो क्या होता है कि ये जो सन है हमारा, समझ आ गया? अच्छा, कभी तुमने देखा होगा जैसे तुम्हारा गैस जलती है, तो ऐसा होता है गैस जलती है अभी भुप से, भुप ऐसा होती नहीं होती है, कभी कभी होती, देखा है उसमें? उसी प्रकार क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो कभी क्या होता है, अचानक से जो है लपटे बाहर निकलती है। और ऐसा देखा गया है कि ये लगभग 11-12 साल के अप्रोक्सीमेट, समझ में आ गया, इसकी साइकिल देखी जाती है, सन स्पॉट्स देखे जाते हैं। समझ में आ गया? सन स्पॉट्स का जो है ज्यादा बनना मतलब सन एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और हमने देखा कि सन स्पॉट एक्टिविटी जब देखी जाती है, समझ में आ गया, तो उस समय जो इरप्शंस हैं सन से ज्यादा निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल ज्यादा निकलेंगे। और जब सन स्पॉट्स एक्टिविटी ज्यादा होगी तो तुम देखना क्या होगा, तब तुमको ऑरोराज और ज्यादा ब्राइट दिखाई देंगे और चमकदार और रंगीन दिखाई देंगे। वो बहुत खतरनाक बात है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है ना? तो सन स्पॉट एक्टिविटी से भी अर्थ के क्लाइमेट में चेंज देखा जाता है। तो दीज आर द नेचुरल
फैक्टर्स। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, ये है affects the amount of solar radiation received by the अर्थ। समझ आ गया? तो पहला रीजन क्या है? वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इस तरह से ये करके ऐसे करके एक्सियल टिल्ट एंड सनस्पॉट एक्टिविटीज। अच्छा, सनस्पॉट एक्टिविटीज से दिक्कत ये होती है कि हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो इफेक्ट हो जाती है। समझ में आ गया? कई बार तुम देखोगे तुम्हारे यहाँ टीवी चलता है जब, ठीक है, अब तो क्या है कि सारा सैटेलाइट सही तो आ रहा है, समझ आ गया, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, ठीक है ना। तो कभी कभार तुम देखना टीवी खोलोगे तो मौसम एकदम साफ है, ठीक है, तो ऐसे करके जो है तुम्हें टीवी खोला, चैनल नहीं आएंगे, एक सन बना हुआ रखा है, ठीक है ना, और वो जो है ऐसे करके जो है वो बिल्कुल है करके खतरनाक, हाँ ठीक है, और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अर्थ है, और अर्थ जो है बेचारी ऐसे करके दिखाया जाता है। तुम जब टीवी खोलोगे ना अपना, समझ में आ गया, तो वो ऐसा डायग्राम बना हुआ आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, उस समय कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और जो है तुम्हारे मतलब कुछ भी टीवी नहीं चल पाएगा, और वो लिखे, और वहां यहाँ पर वो लिख देगा सनस्पॉट एक्टिविटी। समझ में आ गया? ठीक है ना। सोलर, उसको लिखा आता है यहाँ पर सोलर आउटेज, सोलर आउटेज, क्योंकि ध्यान देना उस समय बंद कर देते हैं सैटेलाइट्स को। क्यों? क्योंकि जो है सोलर आउटेज में सारी सैटेलाइट्स खराब हो जाएंगी, तो उस समय बस जो है वो ऊपर है, बाकी सारा कम्युनिकेशन बंद हो चुका होता है उस समय। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसके ऊपर अब रिसर्च चल रही है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? कब होगा, क्या होगा, बट हम देखते हैं कि हर 11-12 साल में, ठीक है, सनस्पॉट एक्टिविटी ज़्यादा देखी जाती है। मेरी बात समझ आ गई? ये सोलर साइकिल का एक पार्ट होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन है वोल्केनिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, वोल्केनिक एरप्शंस रिलीज एरोसॉल्स दैट टेम्परेरी रिड्यूस द सोलर रेडिएशन लोअर टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, ज्वालामुखी फटा, उसने कुछ एरोसोल्स रिलीज किए, पार्टिकल्स, अब क्या होता है, सोलर जो है रेडिएशंस हैं वो उससे टकरा के वापस चली जाएंगी। तो हम क्या देखेंगे उसमें, हम देखेंगे सोलर रेडिएशंस क्या होगा, कम आएंगी। जब सोलर रेडिएशन कम आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो बर्फ ज्यादा बनेगी। अब एक चीज ध्यान देना, सपोज अर्थ में जितनी ज्यादा बर्फ बनेगी, समझ आ गया, बर्फ एक्सटेंड हो रही है, अब बर्फ होती है व्हाइट, अब क्या होगा कि इसके होने से जो सोलर रेडिएशन है वो ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब बर्फ बनने से अर्थ जल्दी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि जो है सोलर रेडिएशन ज्यादा रिफ्लेक्ट, ये व्हाइट चीज रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो एक बार जैसे बर्फ का बनना शुरू हो गया तो वो सोलर रेडिएशन को जो है रिफ्लेक्ट करता रहेगा, और हम देखेंगे उससे क्या होगा, अर्थ और जल्दी ठंडी होगी। अर्थ और जल्दी ठंडी होगी तो क्या होगा, और ज्यादा पोलर्स, मतलब जो है जो बर्फ है वो क्या होगा, पोल से टुवर्ड्स द, हाँ हम देखेंगे टेम्परेट लैटिट्यूड्स की ओर बढ़ती रहेगी। समझ आ गया? अब और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा रिफ्लेक्शन, तो ऐसे करते करते हम देखेंगे ये देखा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मतलब इंसान की वजह से, ठीक है ना। तुम वैसी विद्वान लोग हो तुम लोग। ह्यूमन एक्टिविटीज पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैव इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया? मानवीय गतिविधियों, खासकर जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। मेरी बात समझ गई? हम देखेंगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इतना समझ आ गया? तो आज हम देखते हैं कि ये चीजें ज्यादा देखी जाती है। तो ये तो हो गए कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली बात है, गर्मी बढ़ेगी तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा। तो ग्लोबल सी लेवल हैज बीन rising since 1880 due to the melting land ice and thermal expansion of sea water. This leads to क्या देखा गया है, threat to low-lying regions such as Maldives and Sundarbans. मेरी बात समझ गई? Maldives में क्या है, वो मालदीव एक ऐसा देश है which is located just at the sea level. मेरी बात समझ गई? तो मतलब ऐसा है तुम्हारा ये, जैसे कि ये पानी है, समझ आ गया, और यहाँ पर तुम्हारा जो है ये मालदीव है। तो अगर हल्का सी लेवल बढ़ता है तो पूरा मालदीव डूब जाएगा, और हम देखेंगे मालदीव धीरे धीरे करके डूब रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो हम देखेंगे जितने भी आइलैंड्स हैं, खासकर मालदीव्स, मॉरिशस, ये सब खत्म, पूरे देश ही खत्म हो जाएंगे।
फिर यहाँ के लोगों का क्या होगा? मेरी बात समझ गई। और अब अमेरिका ने तो वॉकआउट ही कर दिया है पेरिस ठीक है ना, क्लाइमेट से। वो बोला है हम नहीं वो करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है किससे, ग्लोबल वार्मिंग को वो करने से। हमें अपना हम उसके अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, उस पर फिर दुनिया कुछ भी करे। इज इट क्लियर? अमेरिका ने उसमें वॉकआउट कर दिया, इट इज क्लियर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, बातें नहीं। कोस्टल फ्लडिंग इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नीदरलैंड्स एंड इंडोनेशिया, इंक्रीजेज इन क्लाइमेट रिफ्यूजीज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। समझ आ गया? ठीक, डिस्प्लेस होंगे लोग तो रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्रायोस्फीयर चेंजेस। ठीक है ना, अब क्रायोस बताता व्हाट इज क्रायोस्फीयर? एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंजेस कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड परमाफ्रॉस्ट। व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? बताया था, मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो फ्रीज हो रखा है। मेरी बात में आ गई? और हम देखेंगे पूरी पूरी मिट्टी इस तरह से फ्रीज हो रखी है, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट। ऑब्जर्व्ड इंपैक्ट्स इंक्लूड डिक्लाइन इन आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट। ऑब्वियसली बात है, बर्फ टूट रही है। मेरी बात में आ गई? रिट्रीट ऑफ एल्पाइन ग्लेशियर, मतलब पहाड़ों में, जो हमारे उत्तराखंड में ही है, पहाड़ों के जो ग्लेशियर्स हैं वो पीछे हट रहे हैं। समझा गया? पहले काफी, मतलब जैसे हम देखेंगे, जैसे ये पहाड़ है, पहले ग्लेशियर्स काफी नीचे तक थे, बट क्योंकि नीचे बहुत गर्मी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली बात है वो गर्मी यहाँ भी पहुंचेगी और क्या होगा, ये पिघल रहा है। समझ आ गया? तो ये अब क्या हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है, ये पीछे की ओर हट रहा है। और सुने, बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में कि सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, देश में ग्लेशियर्स कहाँ रिट्रीट हो रहे हैं? हिमालय में। कहाँ हो रहे हैं? हिमालय में। सबसे ज्यादा जो नुकसान ग्लेशियर्स को हिमालय में हो रहा है, मतलब एल्पाइन ग्लेशियर्स को हो रहा है। हिमालय के ग्लेशियर्स का मेल्टिंग रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसको नोट कर लो। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की दर विश्व में सर्वाधिक है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, लिख दिया। नेक्स्ट, रिडक्शन इन स्नो कवर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली बात है, बर्फ क्या हो रही है अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम हो रही है। अब सुने, जब मैंने तुम्हें बताया था कि बर्फ बढ़ती तो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती, अब बर्फ घट रही है तो क्या होगा, सोलर रेडिएशन और ज्यादा अर्थ में आएगी। मेरी बात समझ गई? सुने, जितनी ज्यादा बर्फ होगी उतना रिफ्लेक्ट करेगी और अर्थ उतनी ठंडी होगी। अब क्या हो रहा है कि जो है पोल्स में हम देखेंगे अभी जो है बहुत बड़ा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघले और अब ज्यादा सोलर रेडिएशन अर्थ पे आएगी, ज्यादा रेडिएशन अर्थ पे आएगी और ग्लेशियर पिघलेंगे। समझ आ गया? उससे और ज्यादा सोलर रेडिएशन अर्थ में आएगी, तो गर्मी ने बढ़ना ही है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है, तो ऐसा देखा जा रहा है। इतना समझ आ गया? ठीक है। चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, बारिश जो है क्या हो रही है, ठीक है ना, हो रही नहीं हो रही, कहीं पर बहुत कम होती थी ज्यादा हो रही है, कहीं पर ज्यादा होती थी वहां पर कम हो रही है, या ड्रॉट कंडीशन देखी जा रही है, सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा था ज्योग्राफी में, वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर। दिस रिजल्ट्स, देखो जितनी हवा गर्म होगी उतना वो मॉइस्चर होल्ड करेगी। समझ आ गया? हवा जितनी ठंडी होगी उतना कम मॉइस्चर होल्ड करेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ठंडी हवा जो है मॉइस्चर कम होल्ड करेगी, तो हम देखेंगे तुरंत बादल बनेंगे और बारिश होगी, कंडेंसेशन होगा। हवा गर्म है तो क्या होगा, ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगी, तो अगर हवा गर्म बढ़ती चली जा रही है तो बादल बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। मेरी बात में समझ आ गई? कंडेंसेशन कम होगा,
कंडेंसेशन कम होगा, बादल कम बनेंगे, बादल कम बनेंगे तो बारिश कम होगी। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर हमारा गर्म हो रहा है, तो गर्म हो रहा है तो उसका मतलब वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, मतलब इवेपोरेशन तो हो रहा है लेकिन बादल नहीं बन रहे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? कभी तुमने देखा होगा सुबह सुबह जब तुम उठते हो 4-5 बजे, अगर उठते होंगे तो, समझ में आ गया? ठीक है, बात में आ गई। ठीक, तो तुम देखोगे कि सुबह सुबह ओस पड़ी रहती है, ओस पड़ी रहती है। कभी तुमने ऐसे देखा कि दिन के 12-1 बजे ओस पड़ रखी है? नहीं, सुबह सुबह क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है उससे। हम समझ में आ गया? ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत कम रहता है और हम देखेंगे मॉइस्चर हुआ, ठीक है, होगा वो तुम्हारा कंडेंस हो जाता है, पत्तियों में ही कंडेंस हो गया, तो पानी आया आया कि नहीं आया? लेकिन जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम देखेंगे कंडेंसेशन नहीं होता है। इज इट क्लियर? क्योंकि तुम देखना कि चाहे दिन में रात में 11-12 बजे बड़ी गर्मी है, लेकिन सुबह सुबह तुम 4-5 बजे उठो, अगर उठते हो तो, है ना, तब तुम देखो कितना ठंडा मौसम रहता है। तो उस समय ध्यान देना क्या होता है, ओस डेवलप होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरिएबल पैटर्न्स। समझ में आ गया? हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे बारिश कब होगी, क्या होगी। इज इट क्लियर? बादल बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या नहीं है। ठीक है, इंक्रीजेज अनसर्टेनिटी इन प्रेसिपिटेशन। मेरी बात समझ में आ गई? यही देखा जा रहा है। चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, देखिए क्लाइमेट चेंज ऑल्टर्स जेट स्ट्रीम मूवमेंट, दिस कैन ब्रिंग कोल्ड आर्कटिक। अब ये जो हमने जेट स्ट्रीम जो है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, मेरी बात समझ में? जेट स्ट्रीम बेसिकली, इसको तुम देखो थोड़ा सा, ठीक है, जेट स्ट्रीम, देखिए ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ से बहुत ऊपर, कम से कम 11-12 किलोमीटर ऊपर जो है, ठीक है, क्या होता है कि एक जो जो हवा होती है, समझा गया, वो हवा ऊपर ऐसे फ्लो करती है, समझा गया, पतली धारा होती है वो हवा की, लेकिन सरफेस पे नहीं, ऊपर, और उसकी जो है स्पीड तुम्हारी बहुत ज्यादा होती है, जेट स्ट्रीम बोलते हैं उसको। जेट स्ट्रीम पढ़ा नहीं अब तक, ठीक है ना, इतना जान लो। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर नहीं चलेगी वो हवा, अर्थ से बहुत ऊपर 11-12 किलोमीटर, और वो कहां पर चलती है, जहां पर हमारा जो है एटमॉस्फेयर, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वो खत्म होने वाला होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रोपोपॉज लग जाता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? वहां पर एक बहुत ही फास्ट मूविंग विंड है, समझ में आ गया? कभी कभार उसकी रफ्तार तुम्हारी जो है 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुंच जाती है, बहुत तेज। कभी कभार जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, 150 के करीबन 100-150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हो जाती है, बहुत तेज हवा है। बट ये हवा अर्थ पे नहीं चलती है, इसी को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम जो है अर्थ का क्लाइमेट डिसाइड करती है। पता, अब देखो, पहले जो है ये इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें रिसर्च हुई, समझ में आ गया, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर जा रही है, तो पहले जो है इतना नहीं था, कुछ पता भी नहीं था, लेकिन क्या होगा फिर अब उसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना, तो हमें जेट स्ट्रीम को समझने में मदद मिल रही है। और आज हम देखेंगे कि अर्थ का मोस्टली जो क्लाइमेट है, समझ में आ गया, वो कहीं ना कहीं ये जेट स्ट्रीम डिसाइड कर रहा है, कहाँ पर साइक्लोन आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, इस तरह एंटी साइक्लोन आएंगे नहीं आएंगे, वो यही जेट स्ट्रीम डिसाइड करती है। जैसे पहले हम बोलते थे ऊपर वाला जाने, तो अब वाकई वो ऊपर वाला ही जानेगा कि अर्थ में क्या क्या क्लाइमेटिक पैटर्न आएगा। हाँ, लेकिन इतना है कि इस जेट स्ट्रीम का मूवमेंट जो है फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। समझ आ गया? गर्मियों में अलग है, सर्दियों में अलग है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग के होने से हम देखेंगे कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये जो है अपना पाथ से डेविएट हो जाती है। मेरी बात को समझ आ गई? पाथ से डेविएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बारिश होती है और पहाड़ों में बर्फ पड़ती है, होता कि नहीं होता है? ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ये बारिश जो है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछवा विक्षोभ, ठीक है ना, ये कोई मानसूनी बारिश नहीं होती। मेरी बात तुमको समझ आ गई? सर्दियों की बारिश जो पहाड़ों में होती है वो बारिश जो है यही जेट स्ट्रीम जो है उस पानी को लेके आती है। कहाँ से लेके आती है? मेडिटेरेनियन सी। यूरोप के मेडिटेरेनियन सी में
जो मॉइस्चर बन रहा है, सपोज यहाँ पर सी है, ये मॉइस्चर है और ये हवा ऐसे चल रही है, समझ में आ गया। अब ये बड़ी तेजी से चलती है और ये अपने साथ वो मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पर पहाड़ है और पहाड़ से टकराएगी और ये बारिश करती है। तो सर्दियों की प्रेसिपिटेशन जो लेके आ रही है वो यही जेट स्ट्रीम लेके आती है। और जो सर्दियों में जो तुम्हारा पानी बरसता है वो बेसिकली जो है वो मेडिटेरियन सी का पानी होता है। मेरी बात समझ गई? वो मेडिटेरियन सी जो है ना वो बरस रहा है यहाँ पर, वो वहाँ का पानी। और हम देखेंगे मोस्टली जो है स्नोफॉल तुम्हारी कब होती है? सर्दियों में ही होती है, गर्मियों में तो कम होती है। इसका मतलब जो है जितने भी तुम्हारे माउंटेन के जो ग्लेशियर्स हैं, वो जो ग्लेशियर का जो है पानी है, जो बर्फ है, वो कहाँ से बनी है? मेडिटेरियन सी के पानी से वो बर्फ बनती है। समझ में आ गया? लेकिन क्या देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से इसकी पाथ डिफर कर जाती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं जेट स्ट्रीम हूँ और मैं सपोज वो इंडिया है, मैं इस समय ऐसे आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये हिमालय है, यहाँ पर मैं पानी बरसाऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है कि गर्मी के आने से जो है, समझ में आ गया, गर्मी आएगी तो वो क्या होता है कि वो ऐसा करके पीछे हटती रहती है, तो गर्मी से थोड़ा दूर भागती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैं यहाँ ना आकर के इधर आऊँगा जहाँ पर तो ठंडा होगा। अब मेरा पाथ यहाँ से यहाँ हो जाएगा और इंडिया है वहाँ पर। इसका मतलब अब जो है मैं बारिश वहाँ करूँगा, मुझे वहाँ करना चाहिए था। इसका मतलब जो है फ्लक्चुएशन से, समझ आ गया, ग्लोबल वार्मिंग के आने से जेट स्ट्रीम में फ़र्क पड़ा है और हम देखेंगे क्लाइमेट वेरिएशंस देखा जाता है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो फिर वो ऐसे नहीं होता, फिर से खोलना पड़ेगा मुझे। ठीक, हाँ। देखें, climate change alters jet stream movement. This can bring cold Arctic air southward and cause unexpected cold waves or cooler winters. ध्यान देना। अब ये यहाँ पर ये जो बात कर रहा है, ये तुम्हारी जिस जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है वो तुम्हारी पोल्स की ओर चलती है। तो क्या करती है? पोल्स की ओर चलती है। तो क्या होता है कि जो है गर्मियों के या मतलब ग्लोबल वार्मिंग के आने से ये जो जेट स्ट्रीम है ये तुम्हारी कहाँ, अमेरिका की तरफ या यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो देखो जेट स्ट्रीम एक नहीं है, हाँ, जेट स्ट्रीम जो है अर्थ में जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, एक जेट स्ट्रीम ऐसी चल रही है, एक जेट स्ट्रीम ऐसी चल रही है, एक ऐसे चल रही है, ऐसे करके कई सारे बैंड्स हैं वो हमारी चलती है। अब जिस जेट स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं वो पोल्स पे चलती है और पोल्स पे जो है, पोल्स पे ठंडी हवाएं हैं। अब तुमने देखा होगा कई दिन मतलब कई सालों से हम देखें गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन सर्दियों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इतनी ज्यादा जो है बर्फ देखी जा रही है अमेरिका चाइना में कि अक्टूबर के बाद से जो है भयंकर। अब तुम देखो इस बार रशिया में तुमने देखा, जैसे ये है, ये बिल्डिंग है 10-15 मंजिला बिल्डिंग, बर्फ कितनी पड़ी इसके, इतनी पर बर्फ पड़ गई। एक तो ना बर्फ पड़ गई, तुम सोचो बिल्डिंग मतलब अपार्टमेंट पूरा धंस गया बर्फ से, समझ में आ गया। तो तुम सोचो कितनी स्नोफॉल हुई, मतलब रशिया में ये देखा गया, समझ में आ गया, ठीक है, इज इट क्लियर? तो क्या होगा कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, सर्दियां बहुत ज्यादा आ रही है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। और क्या होता है कि ये क्या करता है, ये जेट स्ट्रीम चेंज हो रही है तो ये अपने साथ आर्कटिक की चिल्ड हवा लेके आती है। मेरी बात समझ गई? तो क्या हो रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा जो है ठंड पड़ रही है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ये भी देखा जा रहा है, इज इट क्लियर? तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखे जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? और क्या देखा जाएगा? राइज इन एक्सट्रीम इवेंट्स, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ग्लोबल वाटर साइकिल लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर फ्लड्स एंड ड्रॉट। ज्यादा बारिश होगी या ज्यादा सूखा पड़ेगा। इंक्रीज साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स, इंक्रीज साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स क्यों बताओ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, सुने, टेम्परेचर बढ़ेगा, लो प्रेशर रीजन
बढ़ेगा। और लो प्रेशर रीजन क्या है? साइक्लोन कहलाते हैं। जहां पर समझ में आ गया लो प्रेशर, इसका मतलब साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। तुम देख रहे होंगे पहले हमारा बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन बनता था, समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है इंडिया है, यहाँ पर एक साइक्लोन बनता था, ठीक है। यहाँ पर साइक्लोन बनने की संभावना थोड़ी कम थी, मतलब अरेबियन सी में बनते हैं, इसलिए कम बनते हैं। अब क्या हो रहा है कि हम देखेंगे एक सीजन में एक एक दो दो तीन तीन साइक्लोन बन रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जिससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और हम देखेंगे पहले अरेबियन सी में साइक्लोन बनने की टेंडेंसी थोड़ी कम थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ रही है तो यहाँ पर भी साइक्लोन देखे जा रहे हैं। तो साइक्लोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, साइक्लोन के बनने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। पहले एक बनता था, अब एक एक दो दो तीन तीन बन रहे हैं, समझ आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज़ें ऐसा देखा जा रहा है। हायर रन ऑफ मतलब बहता पानी ड्यू टू रेनफॉल रिप्लेसिंग स्नोफॉल। मेरी बात समझ में आ गई? जहां पर पहले जो है बर्फ पड़ती थी, अब वहां पर ज्यादा बारिश देखी जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि बर्फ नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बारिश हो जाएगी, ऐसा देखा जा रहा है। एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ, ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड बाय द CO2, इंक्रीज टेम्परेचर राइज एंड रेनफॉल वेरिएबिलिटी। समझ आ गया क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो तुमने देखा होगा कि इंडिया में कई बार देखा जा रहा है कि हमारी रबी की फसल जो है एकदम तैयार खड़ी हुई, समझ आ गया, फसल कटनी है, ठीक है, कटने से कुछ पहले जो है भयंकर बारिश हुई, सारी फसल खराब, जबकि उस समय इतनी बारिश नहीं होती थी। समझ आ गया? तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, समझ आ गया। एक्सट्रीम गर्मियों की वजह से जो है, ठीक है, कुछ फसलें उसको झेल नहीं पाती हैं, वो खराब हो जा रही हैं। तो ऐसे करके हम देखेंगे अलग अलग तरह का ये देखा जा रहा है, ठीक है ना। द की इम्पैक्ट्स इंक्लूड डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड स्पेशली इन लो लैटिट्यूड्स, मतलब इंडिया जैसी कंट्री में क्या हो रहा है, जो फसल की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक घट रही है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। इंक्रीज इन पेस्ट्स, वीड्स एंड डिजीजेज, ऑब्वियसली बात है, तुमको पता होना चाहिए कि आज की डेट में इतना गर्म हो चुकी है अर्थ कि पोल्स पर या टेम्परेट रीजन पर भी अब मच्छर पाए जा रहे हैं, जबकि टेम्परेट रीजन में मच्छर नहीं पाए जाते थे, समझ में आ गया। और अब क्या है कि नॉर्वे, स्वीडन में मच्छर पाए जा रहे हैं, तुम सोचो, जबकि मच्छर कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल कंट्री में, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, मेरे बात में कि बारिश ज़्यादा हो रही है। तभी तो इंडिया, जितने भी इंडियन जो है डेवलपिंग कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पर मलेरिया, काला अजहर, समझ में आ गया, ये सब ज़्यादा होता है, कोलेरा। बट हम देखेंगे अब जो है मच्छर कहाँ पर पाएंगे? टेम्परेट लैटिट्यूड में पाए जा रहे हैं। और तो और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी मच्छर देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी मलेरिया के केसेस नहीं देखे गए हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अगर स्कैंडिनेवियन मतलब नॉर्वे, स्वीडन, समझ में आ गया, आर्कटिक सर्कल पास होता है वहाँ से, अगर वहाँ मच्छर हैं तो किस लेवल की ग्लोबल वार्मिंग चल रही है वो हम देख सकते हैं। और ये जो बीमारियां जो कि इंडिया में सीमित थी वो पोल वर्ल्ड ट्रांसफर हो रही हैं। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, पहले तो सिंपल एक ही रीजन में होता था, अब बहुत बड़े बड़े रीजन में ये हो जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? बाकी कोल्ड कंट्रीज वालों को तो पता भी नहीं कि मलेरिया क्या होता है, हिंदुस्तानियों को तो पता है, समझा, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तो होता है, समझा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तमाम चीज़ें वो है, क्योंकि यहाँ मच्छर ज़्यादा है। यहाँ तो जो है नाना प्रकार के बीमारियां हैं, समझा गया, मच्छर भी हैं, समझा गया। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको वैसी मच्छर के रोग लग रहे हैं वहाँ यहाँ पर। तो दिस इज द ट्रॉपिकल कंट्री। मेरी बात को समझा गई? ठीक ठीक है। अच्छा, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड वाटर स्ट्रेस, ऑब्वियसली बात है, बारिश कम होगी, तुम ज़्यादा पानी कंज्यूम करोगे, पानी कंज्यूम करोगे तो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा, समझ आ गया, और दिक्कत हो जाएगी, जैसे इस बार मुंबई में, समझ आ गया। ओवरऑल थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, ऑब्वियसली बात है, फसल खराब तो फूड नहीं होगा और फिर ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। तुम देखना अब क्या हो रहा है कि कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, केप टाउन, यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है। और यहाँ पर गर्मी इतनी बढ़ रही है कि लोग आज की डेट में कैलिफोर्निया में गर्मी जब आती है ना, वहाँ पर, वहाँ ये हाल हो रहा है जैसे इंडिया जैसा, लोग बाल्टी लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है,
पानी का टैंकर आ रहा है, लोग पानी भर रहे हैं। ये मैं कैलिफोर्निया की बात बता रहा हूँ, मैं इंडिया की नहीं बता रहा हूँ, मुंबई की नहीं बता रहा हूँ, कैलिफोर्निया। क्या कैसी जगह है कैलिफोर्निया, स्वर्ग है स्वर्ग। समझ आ गया? इसका मतलब इतना ज्यादा जो है वाटर स्कार्सिटी देखी जा रही। केप टाउन साउथ अफ्रीका में, कितनी सुंदर जगह है केप टाउन, वहां पर हर साल वही हाल हो रहा है, बारिश हो ही नहीं रही इतनी। अच्छा, अब क्योंकि जो है ये जगह ऐसी है जहां पर टूरिस्ट आते ही आते हैं, समझ आ गया? बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो टूरिस्ट आएंगे तो obvious सी बात है वाटर कंजम्पशन होगा, बट पानी उतना नहीं हो रहा है, तो दिक्कत आ रही है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये चीज है। तुमने देखा होगा इस बार कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर लगी थी। लॉस एंजलिस में पूरा हॉलीवुड जहां बसता है जल के राख हो गया घर। गर्मी बढ़ रही है ना, समझ आ गया? ठीक है, गर्मी बढ़ रही है तो जो है आग लग जाती है पेड़ों में। उत्तराखंड में भी तुम देखोगे वाइल्ड फायर बढ़ रही है, ठीक है ना, ये चीज। और जबकि यहाँ हम इक्वेटोरियल रीजन पे नहीं है, हम पहाड़ों में है। तुम सोचो पहाड़ों में इतनी गर्मी बढ़ रही है कि पहाड़ों में जो है आग लग जा रही है पेड़ों में, ठीक है। डिजीज बर्डन, ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज होगा तो ठीक है डिजीजेस का बर्डन बढ़ जाएगा, मेरी बात में गई। और जहां डिजीज का बर्डन बढ़ा तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, तो सरकार जिस मतलब जो पैसा है जो कहीं कंस्ट्रक्शन में लगाती, अब वो क्या करेगी, वो बीमारी को दूर करने में लगाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, रेवेन्यू घटेगा, हमारी सरकार जो है क्या होगा, उसमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा उसका। समझ आ गया? ठीक है। डिजीज बर्डन, क्लाइमेट चेंज लीड्स टू द इफेक्ट स्प्रेड ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज इनटू टेम्परेट रीजन, बताया था ना, मलेरिया वहां भी हो रहा है, ठीक है। मोर फ्रीक्वेंट पेस्ट आउटब्रेक ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, ऑब्वियसली बात है पेस्ट जो है बढ़ रहे हैं, पेस्ट बढ़ेंगे तो फसल खराब होगी। इज इट क्लियर? पेस्ट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। मेरी बात समझ गई? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है या टेम्परेचर कम है तो बायोडाइवर्सिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। समझ आ गया? तो टेम्परेचर के, अब तुम सोचो पहले जो है अगर हम देहरादून की बात करेंगे तो गर्मियों में तुम्हारे अगस्त सितंबर तक छिपकलियां दिखती थी, उसके बाद ठंडा होता था, छिपकली अपने सो जाती थी, मतलब समझ आ गया। और आज की डेट में हम देखेंगे कि अक्टूबर तक नवंबर तक भी लिजर्ड्स देखी जाती है, इसका मतलब गर्मी बढ़ गई इतना, क्योंकि ध्यान देना गर्मी बढ़ेगी तो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म चेंज होगा। समझ आ गया? जहां ठंड पड़ेगी तो वो सो जाएगा, बट अब ठंड बहुत देर में पड़ रही, नवंबर लास्ट में या